दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम चला रहे हैं घटना चक्र, जो कि 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तीसरा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वर्गीकी। वर्गीकी में हम लोग को देखना है पेज नंबर, आप देख लीजिएगा। सबसे नीचे में पेज नंबर है G444 पेज नंबर है, सॉरी 443 एक पीछे। तो ये हम लोग को वर्गीकी से करना है घटना चक्र का बायोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो इसको हम एडजस्ट कर देते हैं। चलिए, तो ये होता है, देखिएगा वर्गीकी मतलब क्या, क्लासिफिकेशन, कैसे बांटा गया है जीवों को, उसको हम लोग देखते हैं। तो जीव में जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन, जीवों में चाहे वे जीवित हो या विलुप्त हो गए हों, उनको समान विशेषताओं के आधार पर समूहों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को बोला जाता है क्लासिफिकेशन। बांटने की प्रक्रिया जाहिर सी बात है। जीवों के नामकरण और वर्गीकरण का विज्ञान टैक्सोनॉमी कहलाता है। जो जीव हैं जो भी जीव हैं, उनको नाम रखना मतलब नामकरण, वर्गों में बांटना, दूसरे अलग अलग वर्ग में, तो वर्गीकरण या फिर क्लासिफिकेशन क्या विज्ञान टैक्सोनॉमी कहलाता है। टैक्सोनॉमी में क्या देखते हैं हम लोग कि जीवों को क्या नाम रखा जाएगा, उनका वर्गीकरण किस में किया जाए, इसका जो पढ़ाई होता है, विज्ञान होता है, हम लोग जो क्या कहते हैं टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं टैक्सोनॉमी में क्या देखते हैं, तो जीवों के नामकरण और वर्गीकरण को देखते हैं। आगे देखते हैं कैरलस लिनियस। इन्होंने जीव जातियों के नामकरण हेतु द्विपद नामकरण की एक पद्धति बनाई। कैसी पद्धति बनाई? द्विपद मतलब 2 पद वाला, मतलब बाई मतलब होता है 2, नोमियल नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण। तो द्विपद वाला नामकरण की एक पद्धति बनाई थी कौन? कैरलस लिनियस ने। द्विपद नामकरण किसने दिया? कैरलस लिनियस ने दिया। जीव जातियों के द्विपदी का नामकरण बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के दिया था कैरलस लिनियस ने। उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। टैक्सोनॉमी में क्या देखे थे हम लोग? जिस जीव का नाम रखा जाएगा, नामकरण किया जाएगा, या फिर उसको किस वर्ग में बांटा जाएगा, वर्गीकरण किया जाएगा, इसी विज्ञान को ना टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता जो है, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, मतलब आधुनिक मतलब अभी जो चल रहा है, युग चल रहा है, इस युग में मॉडर्न टैक्सोनॉमी का पिता किसे कहा जाता है? तो कैरलस लिनियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कैरलस लिनियस को कहा जाता है। द्विनाम पद्धति किसने दिया था? कैरलस लिनियस ने दिया था द्विनाम पद्धति। आधुनिक वर्गीकरण का पिता कैरलस लिनियस को कहा जाता है। इम्पोर्टेंट लाइन हमारा बस यही है। आगे देखा जाए, सभी जीवों का वर्गीकरण उनकी विशेषता लक्षणों के आधार पर उन्हें अलग अलग स्तरों में बांटा गया है। ठीक ना? उनकी विशेषता क्या है, उनके लक्षण क्या है, उसी आधार पर सभी जीवों को क्या किया गया? अलग अलग तरह से बांटा गया है। इस वर्गीकरण में एक पदानुक्रम हायरार्की है और प्रत्येक चरण एक रैंक या फिर श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब जितना भी ये चरण होगा, रैंक होगा, मतलब कैटेगरी नहीं कहते हैं, अभी इस कैटेगरी में है, इससे ये कैटेगरी ऊपर हो गया, इससे एक कैटेगरी ऊपर हो गया, इससे एक कैटेगरी चाहे रैंक ऊपर हो गया, एक रैंक दूर। तो यही कहने का मतलब कि प्रत्येक चरण मतलब हर एक चरण में एक रैंक होता है, एक श्रेणी होता है। क्या होता है? रैंक या फिर श्रेणी होता है। ठीक ना? जिसे टैक्सोनॉमी श्रेणी कहते हैं। टैक्सोनॉमी श्रेणी मतलब जिस पे वर्गीकरण किया जाए, जिस रैंक पर जिस नामकरण किया जाए, उसी को ना टैक्सोनॉमी श्रेणी कहेंगे। लगभग 7 प्रमुख टैक्सोनॉमिक रैंक या फिर श्रेणियां हैं। लगभग कितना है? 7 प्रमुख मतलब मेन 7 वो टैक्सोनॉमिक रैंक बनाया गया है, चाहे श्रेणी, टैक्सोनॉमी श्रेणी या फिर टैक्सोनॉमी रैंक बनाया गया है। कितना को? 7 को। पहला है जाति, वंश, परिवार, गण, वर्ग, संघ। एक सेकेंड, उसके बाद जगत। ठीक ना? तो जाति के बाद वंश, फिर परिवार, गण, वर्ग, संघ एवं जगत। क्या हुआ? 7 गो हुआ ना? तो ये याद रखना है, 7 गो मेन टैक्सोनॉमी रैंक श्रेणियाँ हैं। ठीक है? कौन कौन से? जाति, वंश, परिवार, गण, वर्ग, संघ एवं जगत। एपी डी कांडोल, अगस्टिन
पायरामिस डी कैंडोल, इसका नाम है। स्विस वनस्पति शास्त्री थे। स्विस वनस्पति क्या थे ये? शास्त्री थे। वनस्पति मतलब पेड़ पौधा वाले जो हो गए, वनस्पति हो गए, उसके ये शास्त्री थे, वैज्ञानिक भी कह सकते हैं, जिन्होंने टैक्सोनॉमी शब्द का पहली बार गढ़ा था। टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया था? तो एपीडी कैंडोल ने। एपीडी कैंडोल जो है वैज्ञानिक जो है, स्विस के रहने वाले हैं, वनस्पति शास्त्री थे, जिन्होंने टैक्सोनॉमी शब्द का पहली बार गढ़ा और पौधों की प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति विकसित की। पौधों की क्या की? तो पौधों की प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति विकसित की। तो प्राकृतिक जो है वर्गीकरण पद्धति जो है, प्राकृतिक नेचुरल तरह से बांटना, वर्गीकृत करना पौधों को क्या कहलाता है? तो टैक्सोनॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी कहलाता है। और ये टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया था? तो ये टैक्सोनॉमी शब्द जो है वो एपीडी कैंडोल ने दिया था। किसने दिया था? एपीडी कैंडोल ने दिया था। आगे देखते हैं, पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतकों की विशेषताओं का पहली बार सुनियोजित प्रयोग एपीडी कैंडोल ने ही किया था। मतलब पौधों का जो वर्गीकरण, पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतक जो होते हैं, संवहनी ऊतक, ऐसा ऊतक जिनमें संवहन होके, है ना, वैस्कुलर टिश्यू जिसको बोलते हैं, उसकी विशेषताओं का पहली बार सुनियोजित प्रयोग एपीडी कैंडोल ने ही किया था। तो वो पूछेगा कि संवहनी ऊतकों का जो है पहली बार प्रयोग जो है किसने किया था? तो एपीडी कैंडोल ने ही किया था। और एपीडी कैंडोल और क्या क्या किए थे? तो टैक्सोनॉमी शब्द का पहली बार प्रयोग किए थे, पौधों की प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति विकसित की थी। पौधों की प्राकृतिक वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी मतलब बांटना, वर्गीकृत करना। टैक्सोनॉमी मतलब क्या? नामकरण करना, वर्गीकृत करना। हम लोग पढ़े थे। किसने दिया था? एपीडी कैंडोल, अगस्टियस पायरमस डी कैंडोल। इसका पूरा नाम हो गया अगस्टियन पायरमस डी कैंडोल। चलिए आगे देखते हैं। आधारभूत समानताओं युक्त एक व्यक्तिगत जीवधारी के लक्षण का समूह जाति स्पेसिस कहलाता है। मतलब कि आधारभूत जो समानता है, आधारभूत जो समानताएं हैं, समानताओं से युक्त एक व्यक्तिगत जीवधारी के लक्षण का समूह, व्यक्तिगत जीवधारी के लक्षण का जो समूह है जाति स्पीशीज कहलाता है। उदाहरण, मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, जो मानव का व्यक्तिगत समूह कहलाता है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस है। होमो सेपियंस आप लोग को पता होगा, मनुष्य को बोलते हैं। वर्गीकरण जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस है, जो मानव का क्या है? व्यक्तिगत समूह कहलाता है। ठीक ना? ये हमारा एक तरह से हम लोग को बांटा गया था जाति में, समूह और जाति में बांटा गया था। वैसे ही सभी जीवों को बांटा गया है, हम लोग को पढ़ना है। देखते हैं, जीवों के वर्गीकरण के संबंध में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए। जीवों के वर्गीकरण के संबंध में विभिन्न वैज्ञानिकों ने, माने अलग अलग तरह के वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया है। मत दिया है मतलब अपना बात को रखा है। किंतु वर्तमान में विटेकर जो थे, विटेकर जो कि 1969 में उन्होंने 5 जगत प्रणाली प्रस्तावित की थी। कितना? 5 जगत प्रणाली प्रस्तावित की थी विटेकर ने। ठीक ना? 2 जगत प्रणाली अभी हम लोग कौन देखे थे? कार्लस लिनियस ऊपर देखे थे ना अभी। कार्लस लिनियस ने 2 जगत प्रणाली दिया था, यहाँ पर देखे थे हम लोग, है ना, द्विनाम नामकरण। इनको ही आधुनिकरण वर्गीकरण का पिता भी कहते हैं, कार्लस लिनियस को। कहा है कि सबसे पहले इन्हीं ने बांटा है, इन्हीं के सबसे पहले बांटा है, तो इन्हीं को ना पिता कहा जाएगा। पहले ये जो है विटेकर 5 जगत में बांटे हुए हैं। अच्छा, तो जो विटेकर जो है 1969 में 5 जगत में जो बांटे हैं, ये 5 को कौन कौन सा था? तो ये मुख्यतः कोशिकीय जीवों की 5 जगत है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस कवक को बोलते हैं, पादप प्लांटी को बोलते हैं, एनिमेलिया जंतु को बोलते हैं, और मोनेरा को मोनेरा है, प्रोटिस्टा को प्रोटिस्टा है। तो ये जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु, ये 5 जगत प्रणाली किसने दिया था? विटेकर ने दिया था।
कब दिया था? 1969 में दिया था। कब? 1969 में। आगे देखते हैं मोनेरा जगत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो मोनेरा जगत है, मोनेरा जगत के अंतर्गत मुख्यतः एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का रखा गया है। मोनेरा जगत में कितना? तो मुख्यतः एक कोशिकीय, जिसमें एक ही कोशिका हो, जैसे में बैक्टीरिया, जीवाणु जो भी है, तो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक। ये भी ध्यान रखना है कि यूकैरियोटिक की प्रोकैरियोटिक, तो ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक होते हैं एक कोशिकीय। क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक ही जो होते हैं, ठीक ना। बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन एक कोशिकीय क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो वही कह रहा है मोनेरा जगत के अंतर्गत मुख्यतः एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। इसमें माइकोप्लाज्मा हो गया, जीवाणु हो गया और साइनोबैक्टीरिया, ये सब आदि जो है जीवों को शामिल किया गया है। किसे किसे रखा गया है मोनेरा जगत में? माइकोप्लाज्मा, जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया आदि जितना भी जीव हैं छोटे छोटे, उनको शामिल किया गया है मोनेरा जगत में। माइकोप्लाज्मा जो है स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्मतम जीव, सूक्ष्मतम मतलब एकदम छोटा सा जीव है, जो कि दूरबीन से मतलब कि माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, इसको आँख से तो देखा नहीं जा सकता। सूक्ष्मतम जीव है, नाम ही है इसको माइकोप्लाज्मा, जो कि माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा। माइकोप्लाज्मा स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्मतम जीव होते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, ठीक ना, खुला खुला। अर्थात ये जो है स्वयं विकास व प्रजनन करने में समर्थ सबसे छोटे जीव हैं। ये स्वयं से विकास कर लेते हैं, खुद से ही प्रजनन भी कर लेते हैं, इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती है। तो अर्थात कह रहा है ना कि ये स्वयं से विकास करते हैं, अपने ही से विकास कर लेंगे और प्रजनन भी कर लेंगे, जन्म दे लेंगे और प्रजनन करने में समर्थ होते हैं। इसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है, खुद से ही टूट के 10 गो से 20 गो, 20 गो से 100 गो, 100 गो से 1000, 1000 से करोड़, ऐसे ये बढ़ जाते हैं, ठीक ना। अर्थात ये स्वयं से ही क्या कर लेते हैं? विकास कर लेते हैं अपना। साइनोबैक्टीरिया को देखा जाए तो इसी को नीलहरित शैवाल कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया को क्या कहते हैं? जब हम लोग साइनोबैक्टीरिया यहाँ पे देखे थे और माइकोप्लाज्मा तो देख लिए, साइनोबैक्टीरिया देख रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया को ही नीलहरित शैवाल कहते हैं। नीलहरित शैवाल क्या करता है? तो नीलहरित शैवाल जो है ये साइनोबैक्टीरिया, ये प्रकाश संश्लेषण करता है, जो कि ये पेड़ पौधा नहीं है, ये तो मोनेरा जगत में आता है, तो जीव है, पेड़ पौधा में तो नहीं आता है नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल को ही हम लोग क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। एक तरफ से ये बैक्टीरिया है जो कि प्रकाश संश्लेषण करता है धूप में और ऑक्सीजन छोड़ता है, जाहिर सी बात है, हम लोग ऊपर पढ़े थे। जीवाणु के बारे में अगर देखा जाए, जीवाणु जो है ये सरल, अति सूक्ष्म माने बहुत छोटा तथा एक कोशिकीय आद्य जीव है। कैसा है? ये भी तो एक कोशिकीय होगा, जाहिर सी बात है। मोनेरा जगत के सारा कैसे होते हैं? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, हम लोग यहाँ पे देखे थे पहला लाइन में ही। तो ये जो जीवाणु है, ये जीवाणु के बारे में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो जीवाणु जो है सरल, सिंपल होता है और बहुत छोटा होता है और एक कोशिकीय आद्य जीव है। इन्हें मोनेरा जगत में रखा जाता है, ठीक है। प्रायः इनकी लंबाई 2 से 4 माइक्रोन, माइक्रोन मतलब समझिए, माइक्रोन कहने का मतलब जो है इतना छोटा हो गया कि हम लोग देखे थे ना फिजिक्स में, हम लोग पढ़े होंगे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। तो वही जो है माइक्रो जो है 2 से 4 माइक्रोन, लेकिन बहुत छोटा। बिंदु के, एगो बिंदु है ना, वो बिंदु के 1000वां भाग को एगो बोलते हैं माइक्रोन, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं, मतलब ऐसे हम लोग समझने के लिए। तो 2 से 4 माइक्रोन तक होते हैं, ठीक ना, इतना छोटा होता है। इन्हें कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। माइक्रोस्कोप द्वारा इसको क्या किया जा सकता है? देखा जा सकता है। 2 से 4 माइक्रोन बहुत छोटा होते हैं, आपके सामने रहेगा, आपको दिखाई नहीं देगा जब तक माइक्रोस्कोप से नहीं देखिएगा। ये मानव के लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों हो सकते हैं। एक मानव के लिए हानिकारक भी होते हैं और लाभदायक भी होते हैं, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। किसके लिए कह रहा है? तो जीवाणु के लिए कह रहा है। जीवाणु अच्छा भी होता है और गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया हम लोग पढ़े थे ना, तो अच्छा जीवाणु भी होता है और ख़राब जीवाणु भी होता है जो बीमारी को फैलाता है। अच्छा जीवाणु जो होता है वो अच्छा मतलब शरीर को बेनिफिट्स देता है।
तो देखिएगा स्वपोषित कहाँ गए, सॉरी, यहाँ पे हम लोग थे। पोषण के आधार पर जीवाणु जो होते हैं वो परपोषी होते हैं, मतलब कि दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तथा स्वपोषी होते हैं, मतलब ये स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली स्वपोषी होंगे। तो याद रखिएगा, पोषण के आधार पर जो जीवाणु होते हैं वो परपोषी भी होते हैं, स्वपोषी भी होते हैं, खुद से भी खाना बना सकते हैं, और किसी दूसरे पर पड़ जाएंगे तो उसका जो है खाना उससे लेके खा सकते हैं। तो ये परपोषी कहलाता है। तो स्वपोषी परपोषी तो हम समझ गए। जीवाणु क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। स्वपोषित जीवाणु जो होते हैं ना, जो स्वपोषित वाले होते हैं, जो खुद से खाना बनाते हैं, वे जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो प्रकाश संश्लेषी, मतलब कि प्रकाश से संश्लेषण करके खाना बना लेंगे। तो हम लोग देख रहे थे स्वपोषित जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। एक तो त्वचा, मतलब CO2 तथा अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। स्वपोषित जो जीवाणु होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बनिक पदार्थों से क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड तथा अकार्बनिक पदार्थ से, जो स्वपोषित होते हैं। ठीक ना। तो स्वपोषित में दो प्रकार से देखे थे। पहला प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, दूसरा रासायनिक मतलब केमिकल रिएक्शन से, संश्लेषण से। आगे देखा जाए तो इन जीवाणुओं में हरित लवक यानी जो क्लोरोप्लास्ट, इसका अभाव होता है, हरित लवक का अभाव होता है। ठीक ना। कुछ जीवाणुओं में पर्णहरित से मिलते जुलते रंग द्रव्य होते हैं, क्लोरोफिल मिलते जुलते रंग द्रव्य क्या होते हैं, जिससे ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ठीक ना। तो जो इन जीवाणुओं में हरित लवक का अभाव होता है, क्लोरोप्लास्ट का क्या होता है, अभाव होता है, और कुछ जीवाणुओं में पर्णहरित से मिलते जुलते रंग द्रव्य होते हैं। और ये हरित लवक क्लोरोप्लास्ट आप जानते हैं क्या होता है, ये है ना, क्लोरोफिल। इसी के माध्यम से क्या करता है, कोई भी जो है पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है। तो कृत्रिम एवं संश्लेषित माध्यम से बैक्टीरिया को संवर्धित किया जा सकता है। कृत्रिम से भी या फिर संश्लेषित माध्यम से बैक्टीरिया को क्या कर सकते हैं, संवर्धित किया जा सकता है। शोधकर्ताओं ने एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया के DNA का पुनः लेखन भी किया है। शोधकर्ताओं ने क्या किया है, शोधकर्ताओं ने एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया के DNA का पुनः लेखन भी किया है। आर्किया जो है पुराना या फिर पूर्व नाम आर्की बैक्टीरिया के लक्षण सामान्य जीवाणुओं से भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं, सामान्य जीवाणु से अलग होते हैं। जो आर्किया है, जिसका पुराना नाम आर्की बैक्टीरिया था, इसका जो लक्षण होता है ना, यह सामान्य जीवाणुओं से कैसा होता है, तो अलग होता है। इसके मिथेनोजेंस, इसके जो मिथेनोजेंस है, इसके मिथेनोजेंस समूह अवायवीय होते हैं। इसके मिथेनोजेंस समूह क्या होते हैं, अवायवीय होते हैं। इसके मिथेनोजेन समूह अवायवीय होते हैं तथा ये दलदल वाले स्थानों में पशुओं के रूमेन में पाए जाते हैं। मिथेनोजेंस मतलब समझे ना, जिसमें मीथेन निकलता हो। आप लोग सुने होंगे दलदल में मीथेन गैस निकलता है, पशुओं के जुगाली में मीथेन गैस निकलता है। तो इसी जो है, यही जो है मिथेनोजेन समूह जो होते हैं ये अवायवीय होते हैं। ठीक, आर्की बैक्टीरिया फलीदार, और कह रहा है कि इनका उपयोग मीथेन के उत्पादन में होता है। फलीदार पादपों की जड़ों में, जो फल वाला जो पादप होते हैं, उनके जड़ में मौजूद जो गांठ होती है ना, उसमें पाए जाने वाले जीवाणु राइजोबियम सहजीवित प्रदर्शित करती है। राइजोबियम सहजीविता क्या करती है, ये राइजोबियम जो होती है सहजीविता प्रदर्शित करती है। ठीक ना। फलीदार पादपों की जड़ों में मौजूद गांठों में पाए जाने वाले जीवाणु राइजोबियम सहजीविता प्रदर्शित करती है। तो ये सारा का सारा जो हम लोग देख रहे थे, ये मोनेरा जगत का हम लोग देख रहे थे। बाकी का हम लोग पढ़ते हैं प्रोटिस्टा जगत। तो मोनेरा जगत हम लोग देख लिए ना, जितना भी राइजोबियम भी है ये, और क्या क्या हम लोग देख लिए थे, आर्की बैक्टीरिया भी देख लिए थे, और क्या क्या देख लिए थे हम लोग। तो हम लोग दो तरह के जीवाणु देखे थे, एक स्वपोषी एक परपोषी।
स्वपोषी जो होते थे ये दो तरह के, एक प्रकाश संश्लेषण से, एक रासायनिक संश्लेषण से, दोनों तरह से स्वपोषी होकर लेते थे। और परपोषी तो परपोषी ही होते हैं और इनकी लंबाई 2 से 4 माइक्रोन की होती है, ठीक ना। साइनोबैक्टीरिया को ही नीलहरित शैवाल कहते हैं। और हम लोग क्या देखे थे, ये माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, 3 तरह का हम लोग मोनेरा जगत में देखे थे। आगे हम लोग देखते हैं प्रोटिस्टा जगत। क्या देखते हैं? प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत में अंतर्गत तो हम लोग क्या देख लिए थे अभी, ऊपर में हम लोग देखे थे जो मीथेजोन्स होते हैं, फिर से एक बार पढ़ देते हैं, ठीक ना। स्वपोषित जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और ये स्वपोषित जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। केमिकल रिएक्शन से ये स्वपोषी जीवाणु जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन कर लेते हैं और केमिकल रिएक्शन से भी ये भोजन कर लेते हैं। और जो स्वपोषी जीवाणु होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इन जीवाणुओं में हरित लवक का अभाव होता है। हरित लवक का क्या होता है? अभाव होता है। कुछ जीवाणुओं में पर्णहरिण से मिलते जुलते रंग होते हैं। हरित लवक यही ना जो आप लोग पता होगा, जो है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम में ये काम करता है। ये इसी की वजह से जो होता है पौधों का रंग हरा होता है, तो जिससे ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, कृत्रिम और संश्लेषित माध्यम। लेकिन यहाँ पे जो है हरित लवक का क्या होता है? अभाव होता है। कुछ जीवाणु में ये होते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण भी होते हैं और केमिकल भी वाला भी होते हैं। कृत्रिम संश्लेषित माध्यम से बैक्टीरिया को संवर्धित किया जा सकता है। कृत्रिम और संश्लेषित माध्यम से बैक्टीरिया को क्या कर सकते हैं? संबंधित कर सकते हैं। शोधकर्ताओं ने एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया के डीएनए को पुनः लेखन भी किया। आर्किया जो है, आर्किया इसका पुराना नाम था आर्की बैक्टीरिया। ये क्या है? तो ये इसका जो लक्षण है ना, सामान्य जीवाणुओं से अलग होता है। कैसा होता है? सामान्य जीवाणुओं से अलग होता है। इसमें मिथेनोजेंस, इसमें क्या होते हैं? मिथेनोजेंस, मीथेन लिखा है ना, और समूह अवायवीय होते हैं तथा ये दलदल वाले स्थानों में और पशुओं के जो है जुगाली जो करते हैं उसमें रूमेन में ये पाए जाते हैं। हम जानते हैं मीथेन गैस दलदल से निकलता है पशुओं के जुगाली से, तो वही मिथेनोजेंस जो है कहाँ पाया जाएगा? तो दलदल वाले स्थान में और पशुओं के रूमेन में पाया जाता है। ये इनका उपयोग मीथेन के उत्पादन में होता है। फलीदार पादपों की जड़ों में ये मौजूद गांठों में पाए जाने वाले क्या होते हैं? राइजोबियम सहजीविता प्रदर्शित करते हैं। ये राइजोबियम क्या करते हैं? सहजीविता प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। तो प्रोटिस्टा जगत में हम लोग देख रहे थे, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत सामान्य एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। प्रोटिस्टा जगत में भी किसको रखा गया है? एक कोशिकीय यूकैरियोटिक। हम यहाँ पे क्या आ गया? यूकैरियोटिक आ गया। वहाँ पे हम लोग मोनेरा में क्या देखे थे? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक देखे थे। मोनेरा में क्या देखे थे? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक। लेकिन अभी हम जब प्रोटिस्टा में जाएंगे, मोनेरा से छोड़ के प्रोटिस्टा में, तो क्या देखेंगे? इसमें जो होता है एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा जाता है, ठीक है। प्रोटिस्टा में क्या रखा जाता है? एक कोशिकीय यूकैरियोटिक। मोनेरा में क्या रखा जाता है? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक पुराना, यूकैरियोटिक नया, है ना। इसे भी समझ सकते हैं हम लोग। नया हम लोग यूकैरियोटिक हम लोग आते हैं, जितना पुराना है उसमें प्रोकैरियोटिक। तो इसमें अधिकांश शैवाल तथा संघ प्रोटोजोआ के जीव शामिल हैं। कौन कौन सा? जितना भी शैवाल है, जो शैवाल है नीलहरित शैवाल छोड़ के, अधिकांश शैवाल तथा संघ प्रोटोजोआ। प्रोटिस्टा में क्या आता है? प्रोटोजोआ। तो संघ शैवाल और संघ प्रोटोजोआ के जीव शामिल हैं। शैवाल किसको बोलते हैं? अलगी बोलते हैं, जिसमें पर्णहरिण युक्त मतलब क्लोरोफाइलस, संवहन उत्तक रहित, नॉन वैस्कुलर। संवहन उत्तक मतलब जो वैसा उत्तक जो ऊपर से नीचे लेके जाए जल को, किसी भी चीज़ को, खनिज लवण को, उसे संवहन उत्तक कहेंगे। थैलोफाइट्स है। तो फिर से कहता है क्या? इसमें जो है अधिकांश शैवाल तथा संघ प्रोटोजोआ के जीव शामिल हैं, ठीक ना। इसमें क्या है? अधिकांश शैवाल तथा संघ प्रोटोजोआ के जीव शामिल हैं। शैवाल जो होता है पर्णहरिण युक्त होता है। शैवाल क्या होता है? पर्णहरिण युक्त, मतलब उसमें क्लोरोफिल होता है। संवहन उत्तक रहित, एक सेकेंड, शैवाल जो है पर्णहरिण युक्त, संवहन उत्तक रहित। पर्णहरिण तो होता है लेकिन संवहन उत्तक इसमें नहीं होता है, नॉन वैस्कुलर। थैलोफाइट्स हैं। ये कैसे हैं? थैलोफाइट्स में आते हैं शैवाल। किसमें आते हैं? थैलोफाइट्स में आते हैं। इसमें वास्तविक जड़ तथा पत्तियों का अभाव होता है। इसमें वास्तविक जड़ नहीं होता, तना नहीं होता और पत्तियाँ भी नहीं होता। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2
के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। किससे करते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, अर्थात स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं ये? स्वपोषी होते हैं। हम लोग जानते हैं शैवाल क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। ये अधिकांशतः जलीय होते हैं। जितना भी जलीय होते हैं ये इतना ज़्यादातर देखने को जल में ही मिलते हैं। शैवालों के उपस्थित वर्णकों मतलब पिगमेंट्स के आधार पर इन्हें 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है। शैवाल जो होते हैं 3 तरह से बांटा गया है, ठीक ना, इसके वर्णक के कारण। सबसे पहले है क्लोरोफाइसी। ये क्लोरोफाइसी में देखिएगा तो हरा शैवाल को हम लोग बोलते हैं क्लोरोफाइसी। इसमें हरा वर्णक होता है इसलिए इसको बोला जाता है क्लोरोफाइसी, है ना। क्लोरोफिल हरा प्रदान करता है तो क्लोरोफाइसी जो है ये हरा शैवाल में होता है। रोडोफाइसी जो होता है, रोडोफाइसी ये लाल शैवाल में होता है। कैसा होता है? लाल शैवाल में, लाल वर्णक के कारण। तो यह भी याद रखिएगा, रोडोफाइसी जो होता है, रोडोफाइसी जो है लाल शैवाल के कारण होता है। फियोफाइसी जो होता है वो भूरा शैवाल जो है भूरे वर्णक के कारण होता है। तो फियोफाइसी भूरा शैवाल, रोडोफाइसी लाल शैवाल, रोडो मतलब रेड लाल शैवाल, फियोफाइसी है ना भूरा शैवाल, और क्लोरोफाइसी मतलब हरा शैवाल। तो फियोफाइसी याद रखना है। रोडोफाइसी तो याद ही हो गया रेड से, R फॉर रेड, R फॉर रोडो। तो रोडोफाइसी लाल शैवाल हो गया, क्लोरोफाइसी हरा होता है तो हरा शैवाल हो गया। फियोफाइसी हमको याद करना है, फियोफाइसी भूरा कलर का होता है, फियोफाइसी जो भूरा शैवाल होता है। उल्लेखनीय है कि शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी। हम लोग पीछे पढ़े थे ना। ध्यातव्य है कि कुछ शैवालों को पादप जगत के अंतर्गत शामिल किया गया है। कुछ शैवालों को किस में रखा जाता है? पादप जगत में रखा जाता है। वैसे तो ये तो शैवाल किस में आते हैं? तो प्रोटिस्टा जगत में आते हैं, लेकिन कुछ शैवालों को पादप जगत में भी रखा गया है। शैवाल जो होते हैं कायिक मतलब जो है एक से ये निकलता है, फिर ऐसे करके बढ़ते बढ़ते ये पूरा फैल जाता है। तो शैवाल जो होते हैं वो कायिक अलैंगिक मतलब दूसरे से इसे कोई मतलब नहीं है, खुद में ही ये क्या कर सकता है? तो अपना विकास कर सकता है, बढ़ सकता है। 2 से 4, 4 से 8 ऐसे करके लैंगिक जनन करते हैं। देखिएगा शैवालों में जो होता है अलैंगिक के साथ साथ लैंगिक जनन भी होता है, कायिक भी होता है। तो इसमें तीनों प्रकार का जनन देखने को मिलता है शैवालों में, ठीक ना। प्रोटिस्टा जो है शैवाल, इसमें कायिक, अलैंगिक और लैंगिक तीनों जनन मिलता है। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं द्वारा होता है। जिसमें अलैंगिक जनन होता है वो विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग बीजाणु है, बीजाणुओं के द्वारा होता है। सामान्यतः ये बीजाणु जो होते हैं जूस्पोर होते हैं। अच्छा, सामान्यतः यह बीजाणु जो होते हैं जूस्पोर होते हैं। आगे देखते हैं फंगस के बारे में। देखते हैं कवक जो कि है फंगी। कवक जो होता है, कवक तीसरा नंबर का जो है कवक, पर्ण हरिम रहित होता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। संवहन उत्तक रहित होगा, इसमें संवहन उत्तक भी नहीं होगा, सॉरी रहित पर्ण हरिम रहित होगा। संवहन उत्तक रहित थैलोफाइटा है। कैसा है? संवहन उत्तक रहित थैलोफाइटा है। तो रहित का मतलब होता है कि नहीं होना। क्या होता है? नहीं होना, ठीक ना। तो इसमें ना क्लोरोफिल होता है ना संवहन उत्तक होता है कवक में, ठीक ना। इसमें संवहन उत्तक भी नहीं होता है, क्लोरोफिल भी नहीं होता है। आप लोग देखे होंगे फंगस लग जाता है तो हरा कलर का थोड़ी होता है, अजीब टाइप का कलर होता है। तो भूरा हल्का होता है। देखिएगा तो ये जो होते हैं परपोषी होते हैं। कवक कैसे होते हैं? परपोषी। कोई भी सड़ा गला जो रोटी हो गया, कुछ भी उस पर क्या होता है? टमाटर चाहे केला सब पे वो फफूंदी लगता है ना किसी भी चीज़ पे। तो ये परपोषी होते हैं, मतलब किसी दूसरे चीज़ पे ये खाना बनाते हैं तभी ना उस पर लगते हैं, इसीलिए इसको परपोषी कहा जाता है। ये इनको बढ़ने के लिए कोई भी सब चीज़ चाहिए जो गीला चीज़ होना चाहिए। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। कवक का अध्ययन जो है माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों के अध्ययन को हम लोग क्या पढ़े थे? माइकोलॉजी। और उधर हम लोग फाइकोलॉजी किसके पढ़े थे? तो किधर गया फाइकोलॉजी? यहाँ पे देखे थे हम लोग फाइकोलॉजी। ये जो है शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है। आगे हम लोग देखते हैं खमीर हो गया, कुकुरमुत्ता
या मशरूम जिसको बोला जाता है, कुछ कुकुरमुत्ता ही ना मशरूम हो गया एक तरफ से, जंगली कुकुरमुत्ता। तो खमीर हो गया या फिर कुकुरमुत्ता मशरूम हो गया, एक प्रकार का कवक ही है। क्या है? कवक ही है। खमीर क्या है? खमीर भी एक प्रकार का कवक ही है। क्या है? कवक है। खमीर जो होता है एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज कुल का, जबकि मशरूम जो होता है वो बेसिडियोमाइसिटीज कुल का सदस्य है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट लाइन। खमीर जो होता है वो एस्कोमाइसिटीज, जबकि मशरूम जो होता है वो बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज कुल का सदस्य होता है। तो एस्कोमाइसिटीज का कौन सा हो जाएगा? खमीर हो जाएगा। और बेसिडियोमाइसिटीज के हो जाएगा मशरूम। ठीक ना। कवक मूल माइकोरिजिया मतलब कवक मूल। तो कवकों के द्वारा उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य सहजीवी साहचर्य प्रदर्शित करता है ये माइकोरेजिया। माइकोरेजिया कवक मूल जो होता है ये क्या करता है? सिम्बोटिक एसोसिएशन कि ये जो है कवक और उच्चतर पादप, जो ऊंचे पादप होते हैं, उनकी जड़ों में मध्य में सहजीवी साहचर्य प्रदर्शित करता है। मतलब वो उसको देता है और जो पादप वो उसको देता है, एक दूसरे से ये सहजीविता चलाते हैं, मतलब हेल्प करते हैं भोजन के रूप में। लाइकेन मिश्रित जीव है। लाइकेन जो है ये दोनों मिलावट वाला जीव होता है। इसमें कवक होता है और शैवाल के साहचर्य गुण होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कवक और शैवाल के मतलब दोनों के ये कॉम्बिनेशन को बोला जाता है लाइकेन। ठीक ना। तो ये लाइकेन मिश्रित जीव होता है, कवक और शैवाल। तो कवक और शैवाल को क्या मतलब किसका मिश्रित जीव किसको बोला जाता है? तो लाइकेन को बोला जाता है। ठीक। तो कवक हम लोग देख लिए, पीछे हम लोग शैवाल भी देख लिए थे। शैवाल हमारा किस में आ रहा था? तो प्रोटिस्टा जगत में है ना। तो दोनों को कड़ी को क्या कहा जाता है? तो लाइकेन कहा जाता है। अब देखते हैं पादप जगत के बारे में।